आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने आपको बता दिया था, आपको याद होगा, हमने इम्पीचमेंट तक पढ़ा हुआ था, आपको याद है ना। प्रेसिडेंट की लिस्ट भी मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी। जय हिंद जय हिंद। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, 2 बार काम करने वाले कौन थे। 2 बार वाले यही वाले हैं, ये जो हैं ट्वाइस वर्क किए हैं, रोहन राजा और चिराग और सचिन यादव। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद सचिन शर्मा जी। तो करते हैं बेटा स्टार्ट, जल्दी से आ जाते हैं टॉपिक पे, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं समझने वाली। सेकंड जो क्लास है, यस्टरडे आई वाज ऑन लीव, ओके मनीष। तो कल वाली बेटा क्लास एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि कल हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा था। कल भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा था, प्रेसिडेंट से रिलेटेड ही था। इमरजेंसी पावर पढ़ाई थी मैंने, उसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज बताऊंगा। इमरजेंसी कंप्लीट हो गया था। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। वो टेन्योर वेन्योर हमने कंप्लीट कर ही लिया था। निखिल जय हिंद, है ना बेटा। हाँ जी, तो क्या कहता है भाई, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, कोई डाउट होगा बता देंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 77 है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 77(1) अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका या कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से कही जाएंगी, की हुई कही जाएंगी, हैं। मतलब ऑल एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी कॉल्ड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब जो भी कुछ पीएम साहब काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही तो हमारी सरकार है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी वर्क, ऑल वर्क डन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज टू बी नोन एज द वर्क ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब सीधा सीधा होता है, जो पीएम साहब ने किया राष्ट्रपति के नाम चढ़ गया। मतलब क्यों? बिकॉज फाइनल सिग्नेटरी पावर इज विद द प्रेसिडेंट, है ना, इज इन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास सारी की पावर होती है। कहता है सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति को अपने विवेक से नहीं करनी होती, जो भी वो अपॉइंटमेंट करते हैं, जैसे सीएजी वगैरह को अपॉइंट किया, बल्कि मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार करनी होती है। कुछ पदों के मामलों में से भिन्न व्यक्तियों की सलाह लेनी पड़ती है। जैसे याद होगा आपको, जब हम लोगों ने पढ़ा था जुडिशियरी, है ना, तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम, याद है ना। तो वहां पर किसी और की सिफारिश हो जाती है। तो ऑल अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द प्रेसिडेंट, नॉट at his direction as per the advice of the council of minister. In case of some post, he has to take advice from different people. मतलब सीधा सीधा अलग अलग लोगों के द्वारा ये कार्यवाहियां मानी जाती हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट किसके नाम पर होगा? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली। यू हैव टू टिक, यू हैव टू ऑप्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच पोस्ट? आई विल टेल यू। नेक्स्ट कहता है राष्ट्रपति देश की सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति है। उसे किसी भी देश के साथ युद्ध घोषित करने अथवा शांति स्थापित करने की शक्ति दी गई है, लेकिन यह औपचारिक है। औपचारिक मीन्स है ये फॉर्मल है। एक्चुअल पावर इज इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, विद इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्स of the country. He has been given the power to declare war with the country and establish peace, but this power is formal. कहता है राष्ट्रपति संसद के समक्ष निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत कराएंगे। द प्रेसिडेंट शैल सबमिट द फॉलोइंग रिटन रिपोर्ट। प्रतिवेदन मीन्स रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। क्या? नंबर 1 बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 112, बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112। बट बजट वर्ड इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। क्या होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड इज मेंशन, बजट वर्ड इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। याद है ना, भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण। बट कहता है व्हाट इज द आर्टिकल रिलेटेड टू द बजट? आर्टिकल 112। इन विच आर्टिकल बजट इज मेंशन्ड? नो आर्टिकल। क्लियर। नेक्स्ट कहता है रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आगे ये मैं पढ़ाऊंगा। सीएजी जो होते हैं, सीएजी आर्टिकल 151 के अकॉर्डिंग उनकी एक रिपोर्ट होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी का प्रतिवेदन। किसका प्रतिवेदन? सीएजी। तो सीएजी की रिपोर्ट आती है, आगे बताऊंगा कैसे आती है। अभी सीएजी जीसी मुर्मू है ना, ऑडिट करते हैं। ये क्या करते हैं? ऑडिट रिपोर्ट। क्या करते हैं बेटा? ऑडिट। ऑडिट मतलब खातों की जांच, जो भी सरकार खर्च करती है तो खातों की जांच किया जाता है इनके द्वारा। नेक्स्ट है वित्त आयोग की सिफारिशें, रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ये भी आगे मैं पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 281। वैसे अगर कहता है फाइनेंस कमीशन किसमें? एफसी।
फाइनेंस कमीशन इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 280। और अगर कहता है सीएजी किसमें है, तो सीएजी का आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल होता है 148 अपॉइंटमेंट वाला, लेकिन रिपोर्ट वाला 151। ऐसे यहाँ पर रिपोर्ट वाला 281। नेक्स्ट आता है संघ लोक सेवा आयोग, जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है। संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, आर्टिकल 323। एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज इन आर्टिकल 323। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं जनजाति आयोग का प्रतिवेदन, रिपोर्ट ऑफ द नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, एंड NCOBC मतलब होता है नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन आर्टिकल 340, रिपोर्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। देन क्या कहता है, देन कहता है अनुच्छेद 117(1) में उपबंध है कि कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आज बता दूंगा ये धन विधेयक क्या होता है, वरना तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, कंप्लीट इसको करना ही करना है हम लोगों को। तो क्या कहता है बेटा, संसद में पेश किया जाने वाला क्या, आर्टिकल 107 प्रोवाइड दैट एनी मनी बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ओनली विद द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉट अदरवाइज। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट की परमिशन से आता है। एक काम करता हूँ, इस वाले पॉइंट को तो मैं बता ही देता हूँ, है ना। मनी बिल चलो आगे पढ़ा दूंगा, बिल के ना 2-3 टाइप आगे बता दूंगा, जैसे कल गवर्नमेंट मेंबर और नॉन गवर्नमेंट मेंबर बताया था, ऐसे आज फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और अमेंडमेंट बिल, ये पढ़ा देंगे आज, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 72। ठीक, पार्डन का मतलब होता है माफी, क्षमा, दया, किसमें होता है, आर्टिकल नंबर 72। एंड यही होता है आपका आर्टिकल नंबर 161 में पार्डन पावर ऑफ गवर्नर, पार्डन पावर ऑफ गवर्नर इन स्टेट। ठीक, 161 में क्लियर है ना। गवर्नर की पार्डन होती है क्षमादान, क्षमादान की शक्ति। हाँ जी, तो लघुकरण सबसे पहला वाला होता है, 5 टाइप का पार्डन होता है। देयर आर 5 टाइप, देयर आर कितना, 5 टाइप्स ऑफ पार्डन। क्लियर है ना। 5 प्रकार का क्या होता है, 5 प्रकार का पार्डन मतलब क्षमा होती है, उसके टाइप होता है, तो जो प्रेसिडेंट के द्वारा हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो कहता है लघुकरण कम्यूट, किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाना, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देना। पनिशमेंट ऑफ अ माइल्ड नेचर इन प्लेस ऑफ द पनिशमेंट ऑफ अ हार्श नेचर, हार्ड वर्क नहीं कराएंगे, पत्थर नहीं तोड़ेगा बंदा, खुदाई नहीं करेगा, अब नेचर उसका लाइट कर दिया, झाड़ू पोंछा कर लो, है ना। तो ये सारे काम करा सकते हैं, यही आपका होता है साधारण कारावास, लेकिन अमाउंट सेम रहेगा। 5 ईयर का अगर किसी को पनिशमेंट है तो 5 ईयर ही रहेगा। लेकिन पहले आपने पुरानी मूवीज में हो सकता है किसी ने देखा हो कि लेके जाते थे कैदियों को, जो माइनिंग कराने के लिए लेके जाते थे, नदियों की खुदाई करने के लिए लेके जाते थे, पहाड़ों को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए लेके जाते थे, याद है ना। तो वो बड़ा हार्ड वर्क हुआ करता था। आज भी ऐसे बहुत सारे काम कराते हैं कैदी लोगों से, आज भी ऐसे बहुत सारे काम प्रिजनर्स से कराए जाते हैं। लाइट वर्क क्या होता है, झाड़ू वाड़ू कर लिया, लंच बना लिया, डिनर बना लिया, यही सब तो बनाते हैं जेल के अंदर। वॉशरूम साफ करा दिया, ऐसा भी कराया जाता है। एक बंदे से कहा आज सारे वॉशरूम आप ही साफ करोगे, तो ये हार्ड वर्क है। एक से कहा भाई नहीं आप एक ही वॉशरूम साफ करोगे, तो ये आपका माइल्ड नेचर वाला हो गया, हल्के लाइट वर्क हो गया ये। तो ऐसा कर सकते हैं, कम्यूट कर देना, कम्यूट मीन्स नेचर में चेंज, चेंज इन द नेचर। नेक्स्ट आता है नंबर 2, मतलब पहला वाला आपका हो गया, फर्स्ट इज लघुकरण और कम्यूट, सेकंड इज परिहार। ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ द पार्डन गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के द्वारा कितने प्रकार का पार्डन, कितने प्रकार की क्षमा, कितने प्रकार की माफी दी गई है, तो कैसी दी जाती है वो हम पढ़ रहे हैं। नंबर 2 परिहार, इसका अर्थ होता है दंड के आदेश की प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना, जैसे 5 वर्ष के कठोर कारावास को कम करके 2 वर्ष का कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना। हिंदी में बोलते हैं रिमिशन, दिस मीन्स reducing the amount of the punishment without changing the nature of the order of the punishment, such as reducing the क्या rigorous imprisonment of 5 year to
2 years rigorous imprisonment। मतलब कहने का मतलब है हार्ड वर्क तो हार्ड ही रहेगा, है ना। हार्ड वर्क अगर है तो पहले मान लो हो सकता है कितने का था, सपोज ये सपोज कर रहे हैं हम, सपोज पहले था 5 years, नाउ हार्ड वर्क ही होगा, बट हार्ड वर्क होगा 2 years, 3 years, 1 years, कुछ भी हो सकता है, 1 year, हाँ इसमें चेंज हो सकता है। इट मीन्स अमाउंट चेंज है ना, इट मीन्स अमाउंट चेंज, नेचर अनचेंज्ड, नेचर में कोई चेंज नहीं है, अनचेंज्ड। बट अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, बट अगर मैं बात करता हूं इससे पहले वाले के बारे में, अनचेंज्ड। इससे पहले क्या था बेटा, इससे पहले था नेचर चेंज था, यहां पर क्या था, नेचर चेंज था। अमाउंट समय, अमाउंट का मतलब समय है, टाइम, अमाउंट मतलब टाइम, उसमें नो चेंज। क्लियर, अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन कम्यूट एंड रिमिशन। अब आता है थर्ड, विराम। विराम, विराम मीन्स होता है रिस्पाइट। क्या होता है, इसका अर्थ होता है दंड पाए व्यक्ति की विशिष्टम अवस्था के कारण उसके दंड की कठोरता को कम करना। जैसे कोई गर्भवती स्त्री है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसके मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना। हालांकि अभी तक किसी वुमेन को इंडिया में फांसी नहीं लगी है, अभी मथुरा में लगने वाली थी, डिले कर दी। दिस मीन्स रिड्यूसिंग द, क्या है भाई, सीवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट ड्यू टू द स्पेसिफिक स्टेट ऑफ द पनिशमेंट, पनिश्ड पर्सन सच एज, क्या है, टर्निंग द डेथ पेनल्टी ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन टू द लाइफ इम्प्रिजमेंट। और ऐसे ही सीनियर सिटीजन होते हैं ना, सीनियर सिटीजन, तो उसकी भी क्या हो सकता है, डेथ पेनल्टी जो होती है, डेथ पेनल्टी जो होती है उसको, हाँ वही मथुरा वाला, कन्वर्ट कर देते हैं उसको किसमें, कन्वर्टेड इनटू क्या, कन्वर्टेड इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये आपका स्पेशल केस हुआ बेटा, ये आपका स्पेशल केस हो गया। नेक्स्ट आता है प्रविलंबन, रिप्रीव। इसका अर्थ होता है मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना। इट दिस मीन्स टेम्पररीली सस्पेंडेड द डेथ पेनल्टी। परमानेंटली नहीं, बोल दिया भाई बाद में देखेंगे, इसके बारे में बाद में विचार करेंगे, है ना, वी विल थिंक अबाउट दिस लेटर। 1 साल, 2 साल, 3 4 4 साल, 5 साल, 10 साल डिले कर दिया, इट मीन्स डिले हो गया। क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ। देन फिफ्थ, दिस इज क्षमा, पार्डन। दिस इज द कंप्लीट पार्डन। कंप्लीट पार्डन मीन्स होता है, इसका अर्थ होता है अपराधी को दंड या दंड के आदेश से पूरी तरह से मुक्त कर देना। दिस मीन्स कंप्लीटली फ्रीइंग द ऑफेंडर फ्रॉम द पनिशमेंट। समझ आ गया। अब एक चीज ध्यान में रखना, एक नोट आप ध्यान में रखना कि नोट ये है, डेथ पेनल्टी, pardon on death penalty, pardon on death penalty is the right of president only, president only, not governor, not governor। क्लियर हो गया। आज कार्तिक गायब है, दोनों कार्तिक गायब है, मतलब है और भी कई बच्चे गायब है। निखिल है कि निखिल भी गायब है, निखिल शायद है ना, और विराट कई दिन से गायब लग रहा है मेरे को। तो क्या होता है बेटा कि जो डेथ पेनल्टी है, डेथ पेनल्टी मतलब मृत्युदंड, मृत्युदंड मतलब फांसी, मृत्युदंड का मतलब फांसी होती है ना हमारे यहाँ पर, फांसी को माफ करना, माफ करना केवल, केवल किसका, अच्छा निखिल तो है भाई, केवल राष्ट्रपति का अधिकार है। केवल किसका अधिकार है बेटा, राष्ट्रपति का। निखिल तो 2 है ना हमारी क्लास में, कार्तिक भी 2 है हमारी क्लास में, एक निखिल धामा है, हाँ वो भी है, आ गए, ठीक है। तो राष्ट्रपति का अधिकार है, मुझे अपने बच्चों का ध्यान रहता है कौन कौन गायब है। एक गर्ल भी आती थी, वो कादम्बिनी या ऐसा कुछ करके नाम था, वो भी गायब है। अधिकार है राज्यपाल का नहीं, राज्यपाल बाकी सबको कर सकता है, राज्यपाल का नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आता है। अब एक पॉइंट आता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट। वैसे मैंने आपको बताया था, फिर भी अच्छे से समझ लेते हैं बेटा। क्या है भाई, लिखा है एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति।
तो ये होता है कि संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पदता या पद से हटाए जाने पर, हटाए जाने का मतलब इम्पीचमेंट, मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, इम्पीचमेंट जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में भारत का उपराष्ट्रपति उस तिथि तक, जब तक कि राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, जब तक कि नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर सकता, कर लेता मैक्सिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 6 months. Within 6 months, new elected president will be. According to Article 65 of the Constitution, in the event of the death of the president or the resignation or the vacancy in the post due to the removal from the office or for any other reason, the Vice President of India shall act as the president until the new president takes office. है ना? अधिकतम कितना है? 6 महीने। अधिकतम कितना है बेटा? अधिकतम 6 माह, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अब एक नोट है इसमें, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश एवं उसकी भी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश पद धारण करता है। इन द एब्सेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड इन हिज एब्सेंस the senior most judge of the Supreme Court of India hold the post of the president. क्लियर हो गया? मतलब सीधा ऑप्शन देखो, अगर भाई प्रेसिडेंट है बहुत अच्छी बात है, प्रेसिडेंट नहीं है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है सीजेआई, सीजेआई भी नहीं है सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये आपका सिस्टम ऐसे चलता रहेगा। हाँ हुआ है ना सुमित? ये देखो कब हुआ है, ऐसा देखिए, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर वीवी गिरी व्हेन डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट वाज डाइड इन 1969। तो बिटवीन 3rd May 1969 to 20th July 1969 डॉक्टर वीवी गिरी वाज द फर्स्ट acting president, first acting president. Clear? First acting president. After his resignation, VV Giri resigned after few days. जब उन्होंने रिजाइन दे दिया तो एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, द ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु सर्व्ड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट, तो कौन? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह ही, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे वो एकमात्र जज हुए हैं, ये आपके सेकंड हो गए एक्टिंग प्रेसिडेंट में। और थर्ड इज बी जत्ती, ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट, बट बिटवीन February 1977 to 25th of July 1977 he was acting president when Fakhruddin Ali Ahmad was died. Clear? Two president of India, number 1 Dr. Zakir Hussain and number 2 Dr. Fakhruddin Ali Ahmad were died बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर। दो राष्ट्रपतियों का निधन अपने समय, अपने कार्यकाल को पूरा करने से पहले हो चुका था। नंबर 1 पहले वाले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड सेकंड वाज डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। तो आफ्टर द डेथ ऑफ जाकिर हुसैन वीवी गिरी, आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ वीवी गिरी जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये लिखे हैं जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ फखरुद्दीन अली अहमद बी जत्ती। अब यहाँ पर एक नोट लिखा है, डॉक्टर वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए थे। नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध विदाउट एनी इलेक्शन चुने गए, वह लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। नीलम संजीवा रेड्डी इज द ओनली प्रेसिडेंट हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड, ही वाज आल्सो द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड टिल द डेट ही मतलब यही नीलम संजीवा रेड्डी, ही वॉज या ही इज कह सकते हो, ही इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितना ईयर ओल्ड? 64 ईयर्स ओल्ड। मतलब है कि वह सबसे युवा राष्ट्रपति थे, वह सबसे युवा राष्ट्रपति थे 64 वर्ष के। अभी तक के सबसे ज्यादा यंगेस्ट यही है नीलम संजीवा रेड्डी।
ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? अगर मैं कहता हूं आपसे हाउ मैनी एक्टिंग प्रेसिडेंट सर्व्ड टिल द डेट, अभी तक कितने कार्यवाहक राष्ट्रपतियों ने काम किया है, तो 3। नंबर 1 वीवी गिरी, नंबर 2 जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, नंबर 3 बीडी जत्ती। नेक्स्ट, ठीक है। क्या राष्ट्रपति का पद निरंकुश है? निरंकुश होता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मीन्स होता है अपनी मनमानी करना, अपने अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। भारत का राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान है। अनुच्छेद 53 एक के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति अत्यधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा मानना उचित नहीं होगा। तो क्या लिखा है भाई? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द प्राइम हेड, मेन हेड या प्राइम हेड। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53(1), द एग्जीक्यूटिव पावर विल vest in the president and he will use it according to the constitution by himself or by his subordinate officers. According to this article, the president appeared to be highly powerful, but it would not be क्या रीजनेबल टू अज्यूम दैट, ये मानना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 53 को अनुच्छेद 74 के साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए, मतलब दोनों को एक साथ। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 शुड बी रीड विद आर्टिकल 74। 53 बहुत पावर दिखाई देती है, बट 74 क्या कहता है ये समझ लो। तो कहता है कि अनुच्छेद 74(1) में प्रावधान दिया गया कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग ऐसी सलाह के अनुसार करने को बाध्य होगा। ही इज बाउंडेड। क्लियर नकुल? तो क्या कहता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74(1), क्या कहता है 74(1) प्रोवाइड दैट there shall be a council of minister to aid and advise the president who shall be the prime minister, है ना? who shall नहीं, एक सेकंड, ये लिखेंगे the PM is the head, PM is the head, हाँ। एंड द प्रेसिडेंट शैल बी क्या भाई? ऑब्लाइज टू यूज, मतलब बाउंडेड लिख दूं, ज्यादा अच्छा शब्द है बाउंडेड, टू यूज हिज फंक्शन अकॉर्डिंग टू द सच एडवाइस। समझ आ गया? बाउंडेड है, हर हाल में मानना पड़ेगा। अब ये पॉइंट समझ लेते हैं क्या है। क्या कभी रिटर्न नहीं कर सकता? क्या हमेशा मानना पड़ेगा? तो कंडीशन अप्लाई। लिखा है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसमें एक महत्वपूर्ण उपबंध जोड़ा गया, जिसके अनुसार राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने को होगा बाध्य, जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है, पर उसकी इस शक्ति पर भी विधि का अंकुश लगाया गया है। एन इम्पोर्टेंट प्रोविजन वॉज एडेड टू दिस by the 44th Constitutional Amendment Act 1978, according to which of the President may return the advice of the Council of Ministers for reconsideration, but shall be obliged to act as per the advice is given after reconsideration। कहने का मतलब रिटर्न ओनली वंस, है ना? कल मैं बता रहा था आपको ये वाले पॉइंट, केवल एक बार वापस कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी बिल आता है तो। केवल एक बार वापस कर सकते हैं। क्लियर? ये वाला पॉइंट पढ़ सकते हैं, विच इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा।
आपातकाल के दौरान अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद पर निर्भर होते हैं, इमरजेंसी के टाइम पे भी। अनुच्छेद 352(3) के अनुसार, कल मैंने पढ़ाया था आपको, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा तभी कर सकता है जब उसे संघ के मंत्रिमंडल से लिखित में सूचना प्राप्त हो चुकी। कल बताया था ना, क्या कहता है, द प्रेसिडेंट इज डिपेंडेंट ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 352(3), the president can declare a national emergency only if he receive written notice from the union cabinet। अब एक आता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त अधिकारी, प्रेसिडेंट्स अपॉइंटेड ऑफिसर। बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो अपॉइंट होती हैं किसके द्वारा बेटा जी, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं, डायरेक्ट दिमाग में आप लोग रखेंगे इनको, ठीक है, इनको आप डायरेक्ट माइंड में रखेंगे। जो भी ये वाली पोस्ट है इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। नंबर 1, संघ के मंत्रियों को अनुच्छेद 75(1) टू द यूनियन मिनिस्टर, आर्टिकल 75(1) है ना, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑलरेडी बता चुका हूँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, डिप्टी मिनिस्टर, ऑल ऑफ द यूनियन। राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ स्टेट, आर्टिकल 155, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये भी पढ़ा चुका हूँ। जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, फॉर द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 एंड फॉर द हाई कोर्ट आर्टिकल 217। भारत के महान्यायवादी आगे पढ़ाऊंगा। AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। CAG आगे पढ़ाऊंगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148। इस पोस्ट पे अभी कौन है, GC मुर्मू है, GC मुर्मू, हाँ GC मुर्मू। वैसे आपको करंट अफेयर्स वाले बता देंगे। और किस पर, इस पर। और जो AGI है, AGI अभी कौन है, के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सभी सदस्य, आर्टिकल 317, द चेयरमैन एंड हिज मेंबर्स, द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC। अब मेरे को आप लोग बता दो, दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ यू, मतलब सिलेक्शन आपका इसी के थ्रू होता है। तो बताइए चेयरमैन कौन है इसका, हु इज द चेयरमैन ऑफ UPSC। UPSC वाज फाउंडेड इन 1926। UPSC was founded in 1926, founded in 1926। and who is the chairman, chairman का नाम बताओ, chairman of UPSC, जल्दी बताओ तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। who is the present chairman of UPSC, who is the present chairman of UPSC। UPSC का, संघ लोक सेवा आयोग का वर्तमान में चेयरमैन कौन है, बताओ कौन बता सकता है। नीरज एंड सुमित, नकुल, निखिल, बताओ बेटा। सचिन, चेयरमैन ऑफ UPSC, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ UPSC, जल्दी से बता दो, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ UPSC। नहीं पता, अरे सिंपल है, प्रदीप कुमार जोशी। लाल बहादुर नहीं है भाई, प्रेजेंट चेयरमैन इज प्रदीप कुमार जोशी। बेटा लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, उनके नाम पर बना हुआ है मसूरी में, प्रदीप कुमार जोशी। वो IAS का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो बना हुआ है। तो प्रदीप कुमार जोशी हैं UPSC के चेयरमैन। ठीक है, अब याद रखना, अब गलत नहीं होना चाहिए, अब गलत नहीं होना चाहिए। हाँ कह सकते हो PK जोशी। नेक्स्ट आता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये कौन है भाई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, आर्टिकल 324। इनका नाम पता है, 3 लोग हैं, हाँ जो 3 होते हैं, जो आपका इलेक्शन कमीशन होता है उसमें, जो आपका इलेक्शन कमीशन होता है ना, आर्टिकल 320, चुनाव आयोग सेंटर वाला। एक तो होता है CEC, सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा। करंट अफेयर्स में याद रखना बेटा, आ सकते हैं ये वाले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील
चंद्रा या चंद्र, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त। और दो होते हैं ईसी, ठीक है। एक इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं चुनाव आयुक्त। इनको क्या बोलते हैं? सूचना आयुक्त अरे यार, चुनाव आयुक्त बोलते हैं। चुनाव, मैं बार बार गलत लिख दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, यहाँ सही लिखता हूँ। चुनाव आयुक्त, दोनों सेम वैल्यू सेम पावर, तीनों का। आगे इनके बारे में पढ़ा देंगे हम। ये कौन है इस पोस्ट पे अभी जो आते हैं? वो राजीव कुमार। प्रदीप कुमार तो यूपीएससी वाले हो गए सर्विस। और एक है नए वाले अभी आए, अनूप कुमार पांडे, अनूप चंद्र पांडे, जो भी लिखा मिले, ठीक है भाई। चलिए अब आते हैं वापस यहाँ पर। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, ये वाले जो हैं वो कौन है? इनके बारे में अगर कोई जानता है तो विजय संपला, चेयरमैन, है ना। कौन है? विजय संपला जी हैं जो इसके चेयरमैन है। सीएजी तो मैंने बता दिया, सीएजी ये लिखा है ना, जीसी मुर्मू, आपने ध्यान ही नहीं दिया। सीएजी देवव्रत जीसी मुर्मू है बेटा, वो तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, आपने ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। अब नेक्स्ट क्या कहता है भाई, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बेटा? नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका कहाँ गया, ये रहा, ये हो गया। इसके बाद अल्पसंख्यक आयोग वाले अगर कोई बता सकता है तो बता दो मेरे को। माइनॉरिटी वाला कोई बता सकता है? चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी कमीशन, चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी कमीशन, मतलब जो अल्पसंख्यक आयोग होते हैं उनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? जाकिर खान, है ना। कौन है अभी? जाकिर खान साहब है, जाकिर खान। अच्छा, उसके बाद आता है महिला आयोग, चेयरमैन ऑफ एंड मेंबर ऑफ द चेयरमैन की बात कर लेते हैं, नेशनल कमीशन फॉर विमेन। अगर विमेन वाले बता सकते हो तो ये बहुत आसान है। नेशनल कमीशन या चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, बताओ, जल्दी से बता दो। तो बता सकता है? विमेन वाले तो बड़े फेमस है बेटा, जो वुमेन वाले हैं वो तो बहुत फेमस है। हम्म, जो वुमेन वाले हैं वो तो बहुत फेमस हैं, बताओ कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग, कहीं ना कहीं न्यूज में आता ही रहता है। अरे रेखा शर्मा है भाई, कहाँ गए ये? रेखा शर्मा, याद कर लेना, करंट अफेयर्स में काम आएंगे ये। रेखा शर्मा, ठीक है बेटा, रेखा शर्मा। मानव अधिकार वाले बड़े ही फेमस हैं, जस्टिस एच एल दत्तू, है ना, ये वाले एच एल, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एच एल दत्तू। और ये रेखा शर्मा जी मैंने आपको बताया था, ये कौन है? ये हो गई महिला आयोग वाली। नेक्स्ट, क्या कहता है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। तो अगर कहता है आपसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो इसके होंगे विजय संपला, शेड्यूल कास्ट वाले, है ना, विजय संपला। एंड शेड्यूल ट्राइब अगर कहता है तो उसका उनमें नाम आता है हर्ष चौहान। किसका नाम आता है? जो शेड्यूल ट्राइब वाले हैं, अनुसूचित जनजाति वाले हैं, वो आपके क्या नाम है? चौहान, हर्ष चौहान। जल्दी से इस बार सिलेक्शन ले लो, फालतू में नेक्स्ट ईयर फिर फालतू में चेंज हो जाए तो याद करना पड़ता है। ऐसे लिखते हैं चौहान, CHOU होना चाहिए, बल्कि CHOUHAN। नेक्स्ट आता है पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। अगर आपसे कहता है जो पिछड़ा वर्ग आयोग है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो उसके जो चेयरपर्सन है डॉक्टर भगवान लाल साहनी, है ना। इसके जो है डॉक्टर भगवान भगवान लाल साहनी, है ना। बाकी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान लाल
साहनी। तो मैंने आपके मेन सारे लिख डाले। अब आता है इसके बाद संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल और प्रशासक, जो भी यूनियन टेरिटरी वगैरह होते हैं उनके कौन होते हैं, एलजी होते हैं। जैसे दिल्ली में अनिल बैजल हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली, पौंडीचेरी और आगे से अब जम्मू कश्मीर वाले भी यही करेंगे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का जो सीएम होता है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड उसकी जो ओथ होती है, उसकी जो शपथ होती है, वो दिलाते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट, मतलब एलजी। वहां पर वित्त आयोग अभी चल रहा है आपका 15वां, 15th वित्त आयोग का। अगर चेयरमैन पूछता है आपसे, अगर आपसे चेयरमैन पूछता है, इसके अध्यक्ष की अगर बात करता है, तो अभी फिलहाल जो है उन भाई साहब का जो नाम है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है NK सिंह। क्या नाम है? NK सिंह, NK सिंह। फिर आता है राजभाषा आयोग, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन कोई है ही नहीं अभी फिलहाल, है ना, क्योंकि ये तो रेयर बनाई जाती है। नेक्स्ट इसके बाद आता है, ये मेन पोस्ट थी जिसको अपॉइंट करते हैं। एक बार और देख लेते हैं, कुछ और भी शायद अपॉइंट करने वाली कोई दिक्कत नहीं यही है। अब कल मैंने आपको वीटो पावर शायद बताया था, है ना, एक बार फिर से बता देता हूँ। कल नेट में कोई इशू हो गया था। तो क्या कहता है, अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति को स्पष्ट वीटो की शक्ति नहीं दी गई है ना। मतलब वीटो पावर इज नॉट डायरेक्टली गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, जैसे जैसे उनका ट्रेडिशन है। तो क्या कहता है, पहला वाला होता है पूर्ण वीटो, दूसरा वाला जो होता है निलंबनकारी वीटो होता है, सस्पेंशन वीटो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, दिस सस्पेंशन वीटो। और थर्ड इज जो होता है आपका, वो होता है जेबी वीटो, जेबी या पॉकेट वीटो। तो एक बार देखते हैं बेटा यहाँ से। नंबर 1 इज एब्सोल्यूट वीटो। कल वैसे मैंने बता दिया था, फिर से समझा रहा हूँ क्योंकि कल थोड़ा सा नेट का शायद से इशू था। तो क्या है, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति नहीं देता तो यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने पूर्ण वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है। राष्ट्रपति इस वीटो की शक्ति का प्रयोग गैर सरकारी विधेयक पर अनुमति न प्रदान करके कर सकता है, या ऐसे विधेयक पर अनुमति न प्रदान करके कर सकता है जो ऐसी सरकार द्वारा पारित किया गया जो विधेयक पर अनुमति देने से पूर्व ही त्याग पत्र दे दे, और नई सरकार विधेयक पर अनुमति न देने की सिफारिश करे। मतलब when the president does not allow any bill, it is said that the president has exercised the power of absolute veto. The president can exercise the power of this veto by not granting permission on a non-government bill. Non-government bill are those bill which are introduced by any MP, not by a minister. These are private bill or non-government bill. Next कहता है, bill or by not giving permission on a bill that has passed by a government that resign before the bill is allowed, and new government should recommend not to allow the bill. कहने का मतलब अगर सरकार चेंज हो गई, अगर गवर्नमेंट बदल गई, तो नई वाली गवर्नमेंट मना कर सकती है प्रेसिडेंट से उसको अप्रूवल देने के लिए। नेक्स्ट सेकंड इज निलंबनकारी वीटो। सस्पेंशन वीटो मीन्स होता है बिल को रिटर्न कर देना वंस, एक बार। क्या है, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक के प्रभाव को निलंबित रखने के लिए अनुमति देने के लिए अपने पास प्रेषित विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, तो यह कहा जाता है कि उन्होंने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया। सस्पेंशन वीटो, फ्रांस इसका सोर्स है। जनरली अ सस्पेंशन वीटो इज एबिलिटी of an executive president to return a bill to the legislature without the bill becoming law for review. क्लियर? मतलब बिल, फिर से बताता हूं निखिल, एक बार और बताता हूं। बिल रिटर्न टू द हाउस, हाउस मतलब कौन, लोकसभा और राज्यसभा, बट ओनली वंस, बट ओनली वंस। विधेयक केवल एक बार वापस हो सकता है फॉर रिव्यू। ये वाला एक बार देखो, जैसे एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, सपोज राहुल गांधी राहुल गांधी और सन्नी देओल, सन्नी देओल बीजेपी कैंडिडेट, राहुल गांधी कांग्रेस, बोथ आर एमपी, बोथ आर एमपी, बट नॉट मिनिस्टर, बट नॉट मिनिस्टर्स।
ठीक है, दोनों सांसद तो हैं, दोनों क्या हैं, सांसद हैं, लेकिन मंत्री नहीं है। ये तो पता है ना आप लोगों को। इफ दे प्रपोज्ड, इंट्रोड्यूस्ड, कुछ भी लिखे हैं, प्रपोज्ड और इंट्रोड्यूस्ड द बिल, दिस इज known as नॉन गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल। यदि यदि ये यदि ये विधेयक प्रस्तुत करते हैं, यदि ये विधेयक क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे प्राइवेट या गैर सरकारी विधेयक कहेंगे। गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। ठीक है, ऐसे बिल पर, ऐसे विधेयक पर पूर्ण वीटो ला सकते हैं। समझ गए। और या सरकार त्याग पत्र दे दे, जैसे मोदी जी ने रेजिग्नेशन दे दिया, तथा नई सरकार राष्ट्रपति को पूर्ण वीटो प्रयोग करने के लिए कहे। पूर्ण वीटो मतलब होल्ड करने के लिए, वीटो प्रयोग करने के लिए कहे। क्लियर है। तो हो सकता है, इंग्लिश में लिख देते हैं इसको, मतलब सीधा है, और न्यू नहीं, और ओल्ड गवर्नमेंट जो भी है रिजाइंड, सपोज कर रहे हैं ये, है ना। ऐसा हुआ तो जनरली बहुत रेयर ही होता है, लेकिन अगर मान लो ऐसा हो गया, रिजाइंड एंड न्यू गवर्नमेंट, जब नई सरकार आती है, गवर्नमेंट एडवाइज टू प्रेसिडेंट टू होल्ड द बिल। टू होल्ड द बिल का मतलब होता है टू यूज एब्सोल्यूट वीटो। नाउ ओके निखिल, एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है बेटा, आप सबको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आते हैं थर्ड इज जेबी वीटो और पॉकेट वीटो। मेन सोर्स इज अमेरिका। इससे पॉकेट वीटो कहा जाता है, पॉकेट में रख लेना। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 111, राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित करके अनुमति के लिए भेजे गए विधेयक पर न तो अनुमति देते हैं, न ही उसे पुनर्विचार के लिए 10 दिन के भीतर वापस भेजते हैं, तो कहा जाता है राष्ट्रपति की वे वीटो यूज हो गया। ऐसा ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में संसद के द्वारा पारित भारतीय डाक विधेयक या संशोधन विधेयक पर किया था, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में। अभी तक एक ही बार हुआ है, राष्ट्रपति ने न तो अनुमति दी और न ही इसे संसद के पुनर्विचार के लिए भेजा था। इट इज कॉल्ड दैट पॉकेट वीटो। क्या, व्हेन द प्रेसिडेंट इज passed by the sent for permission neither permit president passed by the bill passed by the parliament and sent for permission neither permit the bill nor send it back for reconsideration with the 10 days, then it is called pocket veto. President Gyani Jail Singh, है ना, to the reference to the Indian Postal Bill, post office related the act passed by the parliament was first used during Rajiv Gandhi prime minister's term.
द प्रेसिडेंट नीदर गिव हिज कंसेंट एंड दिस और नॉर सेंड टू द पार्लियामेंट। कहने का मतलब इसको ऐसे समझो, जैसे क्या हुआ, ये हमारी पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, बिल मान लो पास, बट ओनली 50% प्लस वन वाला होना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। सिंपल और ऑर्डिनरी बिल होना चाहिए, है ना, सिंपल मेजोरिटी और ऑर्डिनरी। सिंपल मतलब 50% प्लस वन, प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग, टोटल का नहीं। अगर यहाँ से पास हो गया, लोकसभा के पास गया, यहाँ से भी पास हो गया 50% प्लस वन से, देन कहाँ जाता है, देन जाता है बेटा ये प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन है। पहला होता है सिग्नेचर करने वाला, सिग्नेचर तो किया नहीं, रिटर्न भी नहीं किया, नो, ना तो नोट क्या किया, सिग्नेचर, नॉट रिटर्न, उन्होंने क्या किया, होल्ड, क्या कर लिया, होल्ड। तो यही क्या होता है, पॉकेट वीटो। व्हेन इट वाज यूज्ड इन 1986। क्लियर, अब तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा पॉइंट था। अब एक चीज आती है भाई, अध्यादेश क्या होता है, क्या होता है अध्यादेश, व्हाट इज द ऑर्डिनेंस, व्हाट इज द ऑर्डिनेंस, अध्यादेश क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 121, आर्टिकल 121 नहीं सॉरी आर्टिकल 123, आर्टिकल नंबर 123 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्लियर है, क्या है, अब बात करेंगे। अध्यादेश मतलब आदेश, ऑर्डर, तो पॉइंट समझते हैं यहाँ पर। गवर्नर के पास भी होती है ये वाली जो पावर है, प्रेसिडेंट के पास होती है, प्रेसिडेंट का है आर्टिकल 123, और स्टेट में ये तो हो गया इन द सेंटर, और ये जो स्टेट है, राज्य जो होता है, राज्य में होती है किसके पास, गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास। राज्यपाल की जो होती है बेटा वो आपकी होती है आर्टिकल नंबर 213 में। अब समझो वन बाय वन। पहला कहता है लेजिस्लेशन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट 123 एंड गवर्नर 213, सेम पावर है दोनों की, स्टेट और वहां पर। तो क्या कहता है, प्रोमोलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस ओनली ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड इन अर्जेंट सिचुएशन। मतलब सीधा इस पहला जो पॉइंट लिखा है इसका मतलब ये जारी कर सकते हैं, है ना, राष्ट्रपति या कौन, राज्यपाल जारी कर सकते हैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्र पे क्या कर सकते हैं बच्चे, जारी कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। बात आती है कब कर सकते हैं भाई, ये बोल रहा है रेसेस का मतलब होता है छुट्टी,